बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने करेंट अफेयर, साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही होता है, फंडामेंटल राइट। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। नेक्स्ट कह रहा है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करती है। सी कह रहा है वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें एक से अधिक। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे सही है, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर बात करें मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है तो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। और अगर बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। और मूल अधिकार टोटल हैं कितने, तो टोटल मूल अधिकार 6 हैं। कौन कौन से, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल क्या हो गया, 6 मूल अधिकार हो गए हमारे। और जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संशोधन से, किस संशोधन से, तो 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है और उसमें दे देगा संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बात कर लें तो मूल अधिकार दिया कहाँ पर गया है, तो जो हमारे संविधान का पार्ट 3 है उसमें दिया गया है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं, तो ये जो पार्ट 3 है संविधान का, इसे ही हम लोग कहते हैं। और कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें हमने बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उपचारों का अधिकार जो है संवैधानिक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय और आत्मा कहते हैं। किसे कहते हैं, तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है उसे हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देख लिया है। और देखिए जो मौलिक अधिकार होते क्या हैं, ऐसे अधिकार जो कि आपसे सरकार भी नहीं छीन सकती है। लेकिन जो स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे अगर सिक्योरिटी वाली बात आ जाए, कुछ इमरजेंसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में ही आपका जो मूल अधिकार है वो छीन लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया था कि अगर सिक्योरिटी की बात हो जाए, जैसे पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या फिर चाइना से युद्ध हो जाए, उस समय अगर आप अपने मूल अधिकारों की बात करेंगे तो उसमें सरकार आपसे नहीं सुनेगी। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में सरकार भी आपको बाध्य नहीं कर सकती है, आपके मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए कह रहा है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है। बी कह रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें भी देखिए एक से अधिक होगा। अगर बात करें यहाँ पर दिया है जो दोहरे दंड का प्रावधान, तो दोहरा दंड होता क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से बार सजा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अपराध एक बार किया और उसको सजा 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संघवाद होता क्या है। इसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। तो देखिए 2 तरीके की सरकारें होती हैं, एक तो होता है संघीय सरकार और दूसरा क्या होता है, एकल सरकार। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, एकल मतलब एक, जहां सारी शक्तियां एक के पास हो, वो केंद्र के पास जब हो तो एकल सरकार हो जाता है। और संघीय में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है। अब पूछ रहा है वही कि भारत में कैसा संघवाद है। तो देखिए न भारत में संघीय सरकार है और न ही एकल सरकार है, बल्कि इन दोनों का मिक्स है, एक अर्ध संघीय सरकार है। इंग्लिश में इसे क्वेसी फेडरल स्टेट कहते हैं। अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि आखिर क्वेसी
फेडरल स्टेट होता क्या है या अर्ध संघीय राज्य क्या होता है। जैसा कि हमने देखा संघीय राज्य में क्या था, राज्य में और केंद्र में शक्तियां विभाजित थी। लेकिन अपने देश में क्या होता है कि कुछ जगह पे देखिए ये बातें सही है, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, राज्य के पास भी शक्तियां हैं। लेकिन अगर हम लोग कहें कि आपकी नागरिकता क्या है तो आप कहेंगे कि हम लोग भारत के निवासी हैं, न कि आप यूपी या बिहार के नागरिकता आप खुद को कहेंगे। तो कुछ जगह पे देख रहे हैं कि जो केंद्र है उसके पास ज्यादा पावर है और राज्य के पास शक्तियां कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी ही शक्तियां केंद्र के पास ही हैं, इसलिए क्या हो गया, ये अर्ध संघीय राज्य हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। सही बात है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही बात है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किया गया था। ये गलत बात है, तो ए और बी सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, एक से अधिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं निम्नलिखित में से किससे पीड़ित हैं। संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक। दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं, तो यह देखिए एक औपचारिक संगठन होता है। जैसे शिक्षकों का संगठन आपने सुना होगा, किसान संगठन अभी देखिए बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, व्यापारी का संगठन होता है। तो इन लोगों का मेन पर्पज क्या होता है कि सरकार पर दबाव बनाना और सरकार पर दबाव बना करके कानून बनाने का प्रयास करना, जिससे कि इनके जो समूह के मेंबर रहते हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। जैसे अगर शिक्षक आप बनने वाले हैं तो शिक्षकों का जो समूह होता है, संगठन होता है, अगर आपको कोई बात करना होगा सरकार से, कुछ बातें मनवानी होगी, अगर आप अकेले कहेंगे तब तो कोई बात आपके सरकार मानने वाला नहीं है। लेकिन वही जब समूह रहता है, ग्रुप रहता है, जब ग्रुप एक साथ प्रेशर देगा सरकार पर तो सरकार भी बात मानने पर ज़्यादा बाध्य होगी। तो यही होता है दबाव समूह। इसमें कौन सा सही उत्तर है, तो एक से अधिक उत्तर सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो ये क्या है, एक मूल अधिकार है। अभी हम लोगों ने देखा था ना फंडामेंटल राइट, ये होता क्या है, चुप रहने का स्वतंत्रता है क्या। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो देखिए अगर कोई आरोपी व्यक्ति है तो अब आरोपी व्यक्ति पर आप दबाव नहीं डाल सकते कि खुद के खिलाफ ही वो गवाही दे। वो क्या रहेगा, चुप रहेगा, वो चाहे तो बोल नहीं सकता है। यही क्या है, चुप रहने की स्वतंत्रता है, एक क्या है, एक मूल अधिकार है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया है, एक साइड दिया है आपको अनुच्छेद दिया है, जो आर्टिकल दिया है, पूछ रहा है कि इधर प्रावधान दिया है तो किस आर्टिकल में है। तो अगर कह रहा है कि कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, तो किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो यह 42 में देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, मतलब जो लिविंग वेजेज होता है, उसकी बात किस में किया गया है, तो आर्टिकल 43 में दिया गया है। समान सिविल संहिता क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 44 में दिया गया है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 49 में है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए समान सिविल संहिता, इसमें समान आ रहा है तो 4 में देखिए दोनों 4 तो समान हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है, आर्टिकल 44 में है। इसी तरीके से अगर देखिए कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, मिनिमम लिविंग वेजेस की बात कर रहा है, तो लिविंग वेजेज तो 4-3 थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है ना, जिसे कहा जाता है, तो 4-3 आर्टिकल 43 हो जाएगा। पहले का दो किसमें है, सिर्फ पहले वाले ही ऑप्शन में है, इसी से मिल जाएगा आपको। बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज होती है उनका उद्देश्य क्या होता है, पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूप योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 113 वाले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।